बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप स्टडी करेंगे काशीज़ थ्योरम एंड काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने प्रीवियसली लेक्चर में काशीज़ थ्योरम का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था जो कि सिंपली कनेक्टेड रीजन के लिए था। तो आज के लेक्चर में आप काशीज़ थ्योरम का सेकंड पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं जो कि रेलिवेंट है, रिलेट करता है मल्टी कनेक्टेड रीजन्स के लिए। उसके बाद हम मूव करेंगे काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला जो कि दोनों सिचुएशंस में होल्ड करता है, फॉर सिंपली कनेक्टेड रीजन्स के लिए भी और फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन्स के लिए भी। तो जब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं काशीज़ थ्योरम की फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन्स के लिए, तो सिमिलरली जैसे कि हमने प्रीवियसली पार्ट 1 में डिस्कस किया था, हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं और हमारा मकसद क्या है, हम एक जो जनरल एक्सप्रेशन है इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल का, उसका रिजल्ट जब इक्वल टू 0 प्रूव करते हैं तो इट्स मीन कि वो काशीज़ थ्योरम उसके लिए होल्ड करता है। तो हमने जब सिंपली कनेक्टेड रीजन के लिए किया था तो मैंने आपको शो करवाई थी डायग्राम जो सिंपली कनेक्टेड थी, और उसके अंदर हमने कंसिडर किया था एक फंक्शन एफ ऑफ जी, और उस फंक्शन एफ ऑफ जी को जब हम इंटीग्रेट करते हैं और आंसर हमारे पास इक्वल टू 0 आता है तो इट्स मीन काशीज़ थ्योरम हमारे पास होल्ड कर रहा है। आज के लेक्चर में भी हम सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आज जो हमारे पास रीजन है या कर्व्स हैं वो सिंपली कनेक्टेड नहीं है, वो मल्टीपली कनेक्टेड होंगी। मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स कौन से होते हैं, कर्व्स कौन सी होती हैं, वो कर्व्स या वो रीजन्स जिसमें एक कर्व के अंदर दूसरी कर्व या मल्टीपल कर्व्स लाइक आ रही हों, या एक ऐसा रीजन जिसके अंदर मल्टीपल स्मॉलेस्ट रीजन्स लाइक आ रहे हों, या एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसा रीजन के उसके अंदर जो है फर्दर जो रीजन्स लाइक आ रहे हैं या कर्व्स लाइक आ रही हैं, हम उनको श्रंक करें तो वो श्रंक होने के बाद भी उसी रीजन के अंदर रहें, उसको लीव ना करें, तो वो हमारे पास मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स की एग्जांपल्स में आ जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, एक C1 है, एक C2 है। अब यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट इनकी डायरेक्शन है वो हम ये वाली लेंगे जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है जो ये आप जानते हैं कि जो थ्योरम्स होते हैं या जो लॉज होते हैं वो ऐसे ही मतलब कि ऐसे उठाकर नहीं पेश कर दिए जाते, पहले उनके ऊपर पूरी एक ग्रिप ली जाती है, पूरा उनके ऊपर कैलकुलेशंस और मेजरमेंट्स किए जाते हैं, तो जो फिर उसके बाद वैलिड रिजल्ट होते हैं वो हमारे पास आते हैं स्टेटमेंट्स या प्रूफ्स की फॉर्म में। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी अकॉर्डिंग टू काशी, और अगेन हमने जो रिज़ल्ट प्रूव करना है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। मतलब हम क्या करेंगे, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन कंसिडर करेंगे, उसके अंदर हम एक फंक्शन एफ ऑफ जी, आप इसके अलावा कुछ भी और ले सकते हैं, कोई भी फंक्शन जनरल फंक्शन होना चाहिए। जब मैं जैसे कि एफ ऑफ जी ले रही हूँ तो अगर आप ये लेना चाहें ये ले सकते हैं, लेकिन होना चाहिए आपके पास बेसिकली कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो सी फॉर क्लोज्ड रीजन बिकॉज these both are closed, so that's why we take a loop on this integral and also we denote with c। उसके बाद जब हम मूव करते हैं अगले डायग्राम के ऊपर, अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये आया इक्वल टू 0 आता है रिजल्ट या नहीं आता। तो हम मूव करते हैं ये जो नेक्स्ट डायग्राम है मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए। अब यहाँ पे ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम है जो कि मतलब यहाँ पे मैं उसको ड्रा अगर करती तो वो आपको सही से समझ ना आती। अब आपने इसको अंडरस्टैंड इस तरह से करना है कि ये जो पॉइंट्स मैंने लगाए हुए हैं उनको हाईलाइट भी किया है अल्फ़ाबेट्स के साथ, जैसे कि ABDGEFJ H, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैंने आपको कहा था ऐसे रीजन या कर्व्स जो मल्टीपली कनेक्टेड होंगे जिसमें इंटरसेक्शंस हों या जिसमें एक रीजन के अंदर मल्टीपल रीजन्स लाइक आ रहे हों। अब देखें, एक तो इस रीजन के अंदर इस रीजन में इंटरसेक्शंस भी हैं और एक से ज़्यादा हैं, जो हर पॉइंट है ये भी सारी इंटरसेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो मैंने एक बस जो मेन इंटरसेक्शन थी वो रिप्रेजेंट कर दी, बाकियों को मैंने पॉइंट आउट कर दिया कि ये एक्चुअली आप इस तरह समझ लें कि कोई वायर है और उसको आप इस तरह से चुड़ोड़ मड़ोड़ लेते हैं कि वो आपके पास जो पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स जो ये हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हों, एक जो वायर का इस तरह से आप उसकी डिफरेंट शेप्स बना लेते हैं।
तो एक तो आपको ये सिंपली नज़र आ रहा है कि इस लूप के अंदर एक और लूप है, तो यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है कि ये सिंपली कनेक्टेड रीजन नहीं है, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद फिर ये पॉइंट्स का लाई करना अगेन कि ये इंटरसेक्शन है, सिंपली इसमें नहीं है आपके पास जो कर्व्स हैं या रीजन्स हैं, तो इसलिए ये आपके पास सिंपली कनेक्टेड रीजन नहीं होगा। तो जब हमें इसकी ज़रूरत क्या है, जो बेसिकली इस ऐसा करने का मकसद क्या है कि हम काशिश थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं। तो हम सपोज कर लेंगे ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन जो कि बाउंड कर रही है टू बाउंड्री लाइंस से। बाउंड्री लाइंस को रिप्रेजेंट किया है मैंने रेड अल्फ़ाबेट C1 और C2 से, वेयर C1 फॉर फर्स्ट कर्व या फर्स्ट जो रीजन है उसके लिए, और C2 जो इनसाइड, जैसे कि यहाँ पे C2 इनसाइड वाला आपके पास कर्व की बाउंड्री लाइन और C1 फर्स्ट वाले रीजन की बाउंड्री लाइन। नेक्स्ट स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं इस डायग्राम की, तो ये वही डायग्राम है जो आपको पीछे नज़र आ रही थी। अब मैंने सारी जो इंटरसेक्शंस थी उनको रिमूव कर दिया है। कैसे रिमूव कर दिया? मैंने उस लूप को जो है वो सिंपली मैंने उसको ड्रॉ करने की ट्राई की है, और लेकिन उनको मैंने वॉनिश नहीं किया। जहाँ पे इंटरसेक्शंस थी वो पॉइंट जो है इधर आपको हाईलाइटेड नज़र आ रहे हैं रेड अल्फ़ाबेट्स के साथ, A, P, D, E, F और G यहाँ पे इंटरसेक्शन थी, और मैंने उनको जो है वो दोबारा से जब रीड्रॉ किया तो मैंने उन इंटरसेक्शन को वॉनिश नहीं किया, लेकिन मैंने लूप को जो है या रीजन को मैंने थोड़ा बैलेंस करके ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो इनसाइड लूप है हमारे पास C2, वो भी आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर भी मज़ीद 2 इंटरसेक्शंस हैं, 2 to 3, एक तो I है, एक J है और एक H है, और यहाँ पे एक आपको यहाँ पे नज़र आएगा A to H क्रॉस कट। अब इस क्रॉस कट के करने का क्या मकसद था? अब चूंकि हमारे पास अगर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स भी हैं तो हम जानते हैं कि उनमें इंटरसेक्शंस और लूप के अंदर लूप के होने से, एक लूप के अंदर मल्टीपल लूप के होने से हमारे पास जो मेजरमेंट्स हैं या उस लूप के लिए हम जो कार्य होते हैं, ट्रैवर्स उसको कार्य होते हैं, तो पॉइंट्स जो हैं स्किप होने का खदशा होता है या कॉम्प्लेक्स होने का खदशा होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स हैं, तो हर पॉइंट के लिए अलग से वैल्यूज़ फाइंड आउट करना जो है डिफ़िकल्ट हो सकता था। तो इसलिए फिर इनको सिंपल ड्रॉ करने में, इस शेप को रीड्रॉ करने में ही जो है आसानी नज़र आ रही थी। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे इन डायग्राम को थोड़ा क्लियरली रीड्रॉ किया, और उसके बाद क्या किया है कि क्रॉस कट किया है। क्रॉस कट का मतलब है फर्स्ट लूप को सेकंड लूप के साथ कनेक्ट करवाना, फर्स्ट लूप को या फर्स्ट जो बाउंड्री लाइन है उसको सेकंड के साथ कनेक्ट करवाना, ताकि जो फ्लो है वो एक ही लूप की तरह बिहेव करे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई फ्लो है, आप इसके अंदर वाटर, या आप इसको लूप की तरह ले लें, आप इसके अंदर वाटर जो है इंजेक्ट करते हैं, तो क्या होगा? अगर पॉइंट A से करते हैं तो ये पॉइंट A से ये सारा इस रीजन के अंदर जाने से अगर यहाँ पे क्रॉस कट होगा, यहाँ पे मतलब कट पॉइंट होगा, तो ये C2 में भी मूव कर सकता है। तो इस तरह ये आपके पास टोटल एक ही रीजन के तौर पर या एक ही कर्व के तौर पर बिहेव करेगा। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी मैंने क्रॉस कट क्यों लगाया है। मैंने इस मल्टीपली कनेक्टेड रीजन को कन्वर्ट करने की कोशिश की है सिंपली कनेक्टेड रीजन में, ताकि हम जो है काशिश थ्योरम के लिए इसका रिज़ल्ट ड्रॉ कर सकें। अब थोड़ा सा मैंने जो चीज़ें बताई हैं इनको मैंने राइट भी किया है, इनको देख लेते हैं। इफ़ वी रिकन्स्ट्रक्ट दिस मल्टीपली कनेक्टेड रीजन एज शाउन इन फिगर, ओके हो गया। कंस्ट्रक्ट अ क्रॉस कट AH देन द रीजन बाउंडेड बाय। अब जो रीजन है वो बाउंड कर रहा है, क्योंकि क्रॉस कट करने की वजह से सारा एक ही लूप बन गया, एक ही रीजन बन गया, तो वो बाउंड कर रहा है तमाम पॉइंट्स से। आप पॉइंट की आप सीक्वेंस देखें, A B D E F, ये सेम है बिल्कुल जैसे कि इधर आपको डायग्राम में भी नज़र आ रही है। मैं आपको इसको दोबारा से ट्रैवर्स करने का तरीका बता देती हूँ। पॉइंट A से स्टार्ट करेंगे, यानी पॉइंट A जो है आपका इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। पॉइंट A से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एरो के डायरेक्शन में मूव करेंगे, पॉइंट B, A B D E, उसके बाद F, उसके बाद G, फिर अगेन A, उसके बाद फिर मूव करेंगे इधर। अब इधर एरो की डायरेक्शन इधर को है, यानी कि फर्स्ट जो है आपके पास लूप उसके ऑपोजिट, तो ये आप इधर से फिर इधर H पॉइंट की तरफ जाएंगे, H के बाद आप J की तरफ जाएंगे, फिर अगेन पॉइंट I की तरफ, और फिर अगेन आपको पॉइंट H पे आना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप जब बाहर को लीव करेंगे तो पॉइंट A आपका अगेन फिर एंडिंग पॉइंट जो है बिहेव करेगा। तो सेम इसी सीक्वेंस में ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी जो बाउंडेड
रीजन है आपको इस तरह से फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली कोनेटेड में, सो दैट वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू काशीज़ थ्योरम फॉर सिंपली कोनेटेड रीजन एज, जैसे हम सिंपली कोनेटेड रीजन के लिए राइट कर रहे थे वो एक ही कर्व थी हमारे पास, हमने सी से उसको रिप्रेजेंट किया था, तो अब जो सी है वो हमारे पास इतने पॉइंट से मिलकर बन रहा है, तो इसलिए जो आपका इंटीग्रल है वो इन तमाम इंटरवल्स को या इन तमाम पॉइंट्स को भी डिफ़ाइन करेगा। अब हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल में कि अगर हमारे पास इंटरवल या बाउंड्री वैल्यूज़ बहुत लेंथी हो रही हों तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रल को डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल इंटरवल्स के अंदर। हम इंटीग्रल को जब हमारे पास इंटरवल्स बहुत लेंथी हो रहे हों तो हम क्या कर सकते हैं, उनको स्मॉल जो है इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। अब कैसे मैं इसको डिवाइड करूँगी, देखिए आप, अगर जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है ए से स्टार्ट होकर बी, जो फर्स्ट हमारा यूँ कह लें ट्रैवल है, वो एंड कहाँ पे होता है, ए से स्टार्ट करने के बाद ए टू बी, डी, ई, एफ, जी और ए। तो अगर मैं इसको इस तरह से कर लूँ कि एक मैं इसको इस इंटरवल को इतने हिस्से में डिवाइड कर लूँ कि हमारा ट्रैवल इतना है ए पॉइंट तक, उसके बाद अंदर एंटर होने से पहले, तो ये फर्स्ट जो आपके पास इंटीग्रल है ये इस तरह से आ जाएगा ए बी डी ई एफ जी ए, यानी फर्स्ट ट्रैवल को या इंटरवल को जो हमने डिवाइड कर सकते हैं एक सेगमेंट के लिए, वो ए टू अगेन ए तक, तो ये इस तरह से एक हिस्से में डिवाइड हो गया। उसके बाद फिर जब ए से एच की तरफ जाएंगे तो ए से एच के लिए दो हिस्से, क्योंकि अब हम जो क्रॉस कट लगाया है ए टू एच, इसका मतलब कि ये अब इतना हिस्सा तय कर लिया, उसके बाद अंदर एंटर होने से पहले या अगली जो बाउंड्री लाइन है उस पर मूव करने से पहले ए टू एच, तो उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए टू एच एफ ऑफ जी और डी जी। उसके बाद फिर एच से स्टार्ट होकर अगेन कहाँ पे ख़त्म होगा, एच पे, एच जे आई एच, तो थर्ड जो इंटरवल है वो आ जाएगा एच जे आई एच। और उसके बाद अगेन अब हमने बाहर की तरफ मूव करना है तो ये होगा एच ए, तो यहाँ पे आ जाएगा एच ए। तो इस तरह से हमारा जो टोटल इंटरवल था उसको डिवाइड कर लिया है 4 पार्ट्स के अंदर, ताकि इसमें हमें अपनी आसानी के लिए हमने ऐसे कर लिया है, और ये प्रॉपर्टी भी हम ऐसे कर भी सकते हैं। अभी ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, इक्वल टू ज़ीरो में साथ ऐसे इसीलिए लिखा है कि हमने इसको प्रूव करना है इक्वल टू ज़ीरो। अब नेक्स्ट देखें कि जब हमारे पास प्रॉपर्टी हो, हमारे पास लिमिट्स हों इस तरह से कि हम लिमिट्स को इंटरचेंज करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है यहाँ पे, जैसे आपके पास फर्स्ट जो इंटरवल था वो है ए टू एच के, यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो एच है, तो जब हम इसको लिखते हैं लिमिट्स को हम चेंज कर देते हैं, एच टू ए कर देते हैं फॉर एग्जांपल, यानी जो आपके पास अपर लिमिट होती है वो लोअर बन जाती है और लोअर जो अपर, तो वो यहाँ पे आंसर आ जाता है, साथ में साइन जो आ जाता है माइनस का। यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ जी लिख लें और सिमिलरली इधर भी फंक्शन एफ ऑफ जी और डी जी। अब ये करने का क्या मकसद है कि ये मैंने एक्चुअली इसलिए किया है कि यहाँ पे आपको ये जो सेकंड स्टेप है इसमें माइनस साइन नज़र आ रहा है, तो मैंने इसमें क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे डायग्राम के अंदर ए टू एच था उसको मैंने रिप्लेस किया है एच ए के साथ। यहाँ पे जब अंदर मूव करना है तो ए टू एच डायरेक्शन है अंदर जाने के लिए, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एच टू ए, तो इसका मतलब ये है कि मैंने इसकी लिमिट्स चेंज की हैं, ए टू एच को मैंने एच टू ए किया है, तो वो माइनस साइन यहाँ पे आ गया। अब इस माइनस साइन की वजह से हमारे पास जो लास्ट टर्म है ये दोनों सिमिलर हो गई हैं, तो इस तरह से हम सेकंड टर्म को और इस फोर्थ टर्म को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास जस्ट फर्स्ट टर्म रह जाएगी और प्लस में फिर जो थर्ड टर्म है वो रह जाएगी। उनको एज इट इज़ राइट कर लेंगे। उसके बाद हम जो है मूव कर सकते हैं नेक्स्ट फर्दर। अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, जो फर्स्ट रीजन था उसको रिप्लेस कर दिया C1 के साथ, और उससे अगले रीजन को मैंने रिप्लेस कर दिया C2 के साथ, क्योंकि जो फर्स्ट हमारे पास लिमिट है या इंटरवल लेंथ है वो C1 के लिए है, फर्स्ट क्लोज लूप के लिए है, और जो अगली इंटरवल लेंथ है वो सेकंड क्लोज लूप के लिए है, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं C1 और C2 से। अब इसके बाद हम फर्दर क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक है रीजन C1 के अंदर भी और C2 के अंदर भी, और अगेन ना सिर्फ रीजन के अंदर फंक्शन एनालिटिक है बल्कि बाउंड्री के ऊपर भी
जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। बाउंड्री कौन सी, दोनों लूप्स की, C1 की भी और C2 की भी। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि C2 जो है वो स्मॉल है, वो लाई कर रहा है इनसाइड C1। C2 स्मॉल रीजन है, स्मॉल बाउंड्री लाइन है, वो लाई कर रही है जो है रीजन C1 के अंदर, लूप C1 के अंदर। तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों जो लूप्स हैं ये एक दूसरे की इक्वल है। एक लूप की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरे की अपनी है। जब वो उसके अंदर ही लाई कर रहा है तो हम उसको एक दूसरे के इक्वल भी राइट कर सकते हैं, C1 एंड इक्वल टू C2, इस तरह से। अब चूंकि हमारे पास फंक्शन जो है f(z) वो एनालिटिक है C के लिए भी, C2 के लिए भी, यानी कि फर्स्ट रीजन के लिए भी और सेकंड रीजन के लिए भी। ऑल्सो उनकी बाउंड्रीज़ के ऊपर भी फंक्शन एनालिटिक है, C1 बाउंड्री के ऊपर भी और C2 बाउंड्री के ऊपर भी। अब हम इस फंक्शन f(z) को इंटीग्रेट करना चाहते हैं C के लिए, मतलब C का मतलब कि कंप्लीट रीजन के लिए। C1 और C2 की नोटेशंस को हटाकर हम तमाम जो दोनों हमारे पास बाउंड्री लाइंस हैं उसको एक ही रीजन के तौर पर फॉर एग्जांपल बिहेव करवाना चाहते हैं। तो C के रिस्पेक्ट हम f(z) को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इन नोटेशंस को रिप्लेस कर सकते हैं। हम पुट कर सकते हैं C1 को इक्वल टू C2 इक्वल टू C, यानी कि हम जब विद रिस्पेक्ट टू C इंटीग्रेट करना चाहते हैं उस तमाम रीजन को एक ही बाउंड्री के लाइन के हिसाब से हम उसको ट्रीट करना चाहते हैं, तो हम रिप्लेस कर देंगे C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे C और यहाँ पे भी C पुट करके तो इसको जो है फर्दर सॉल्व कर लें, लेकिन मैंने इसको C1 का लिया कि C2 की जगह पे मैंने C2 यानी C1 की जगह पे भी C2 पुट कर सकते हैं। मैंने C2 की जगह पे C1 का लिया, आप इसके अलावा इन दोनों की जगह पे डायरेक्ट C भी पुट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यू एडअप हो जाएंगी। जब दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यू एडअप हो जाएंगी तो क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू दिस टर्म सेम एज इट इज़, और देन 2 जो है इधर 0 के साथ जाकर जब डिवाइड होगा तो वो रिज़ल्ट इक्वल टू 0 ही रहेगा। उसके बाद फिर आपके पास जो जनरल वैल्यू है, जनरल फंक्शन है, उसका आंसर इक्वल टू 0 होल्ड करेगा। इट्स मीन काशीज थ्योरम फॉर मल्टीकोनेटेड रीजन्स ऑल्सो गिव्स अस आंसर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने रिजल्ट में जो राइट किया है इसका मतलब है कि जो दोनों बाउंड्री लाइंस हैं हमारे पास, बाउंड्री इंटरवल्स हैं हमारे पास फर्स्ट रीजन C1 के लिए भी और C2 के लिए भी, वो इसी तरह से सेटअप होने चाहिए कि अगर जो ऑब्जर्वर है, फॉर एग्जांपल आप हैं या मैं हूँ, हम उस लूप के ऊपर जो है मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारे पास जो उसके ऊपर मूव करने से या ट्रैवल करने से क्या हो, जो रीजन है C1 और C2 के दरमियान में वो हमेशा उस ऑब्जर्वर के लिए लेफ़्ट साइड पर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास डायग्राम है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप जो है C1 बाउंड्री के ऊपर मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो C2 जो है वो हमेशा C2 और C1 के दरमियान का ये जो रीजन है ये हमेशा उस ऑब्जर्वर के लिए लेफ़्ट साइड पर होना चाहिए। तो वो लेफ़्ट साइड पर कब होगा, जब आपका वो लूप जो है या जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन अलोंग एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है कि काशीज थ्योरम के लिए हमें जब मेजरमेंट्स करनी है, हमें थ्योरम प्रूफ करना है, तो जो हम लूप लेंगे क्लोज लूप वो हमेशा हमने ट्रैवर्स करवाना है अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपके पास आ जाता है काशीज इंटीग्रल फार्मूला। अब काशीज इंटीग्रल फार्मूला ये इसलिए मैंने आज ही इसका कर दिया कि ये जो है रिलेट करता है, ये दोनों के लिए होल्ड करता है इक्वली, सिंपली कोनेटेड और मल्टीपली कोनेटेड दोनों टास्क के रीजन्स के लिए। तो इसका पढ़ने का मकसद क्या है, इससे रेलिवेंट आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसके रेलिवेंट आपको जो है पूछा जा सकता है, इसको ड्रॉ करने का इसका मेथड या फार्मूला भी आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आज इस लेक्चर के बाद काशीज का जो है इतना ही था कंटेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है कुछ न्यू कंटेंट्स आप स्टडी करेंगे जिसमें सिंगुलैरिटीज़ होंगी, टेलर्स थ्योरम होंगे और लॉरेंस थ्योरम है, रेजिड्यूज़ हैं। तो काशीज के लिए जो है आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
तो अब हम अगेन वही जैसे हम क्लोज लूप की बात करते आ रहे हैं, फंक्शन की बात करते आ रहे हैं, एनालिटिक फंक्शन की बात करते आ रहे हैं और क्लोज रीजन आर की बात करते आ रहे हैं। तो अगेन मैंने कंसिडर किया है एक सिंपली कनेक्टेड रीजन। अगर आप इधर से इसको हटा दें, इस अंदर वाले क्लोज पाथ को या क्लोज लूप को C2 को, तो ये आपके पास एक ही लूप के तौर पर बिहेव करेगा। और अगर आप इसको क्रॉस कट लगा लेते हैं तो भी ये आपके पास क्लोज लूप की जो सिंपल क्लोज लूप की तरह बिहेव करेगा, रीजन की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने एक्स वाई प्लेन, आप चाहें एक्स वाई प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर लें किसी भी रीजन को या कर्व्स को, या आप इसको विदाउट भी लिखें तो वो भी गलत कंसीडर नहीं होगा। तो मैंने C1 को, और आपने ये भी हमेशा याद रखना है, आपने जो C1 है उसकी डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। जो अंदर वाला लूप होगा उसकी डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऑपोजिट होगी, जो कि आउटर लूप है या आउटर रीजन है। और रीजन का मतलब होता है, मैं जब रीजन की बात करती हूँ तो ये जो आपको यहाँ से ग्रे वाला एरिया नज़र आ रहा है ना, ये रीजन होता है। रीजन की जब भी बात करती हूँ यानी C1 और C2 के जो दरमियानी हिस्सा है, जो ग्रे पार्ट है, वो आपके पास रीजन कहलाता है। जो इनकी ये बाउंड्री लाइंस हैं, ये C1 और C2 मतलब बाउंड्री लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो क्रॉस कट लगाया हुआ है वो A to B है। और क्रॉस कट के ये दोनों एरोज़ का क्या मतलब है कि वन टाइम हम अंदर की तरफ मूव करेंगे और जब हमारा ट्रैवल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम जब बाहर की तरफ मूव करेंगे तो एक एरो आउटर जाने के लिए है और एक एरो इनर आने के लिए है। तो ये जो काशी इंटीग्रल फार्मूला है, ये इन दोनों सिचुएशंस में होल्ड करता है, जिसका जनरल एक्सप्रेशन आपको इधर इक्वेशन में नज़र आ रहा है। जनरल एक्सप्रेशन इसकी मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगी, इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला ही आप कर लें और इसके बाद इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो कर लेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाती है। जो इसका मतलब कैलकुलेटेड फार्मूला है वो आपको इधर एक्सप्रेशन में नज़र आ रहा है, वेयर f पर रेज़ टू n इंटू a विच इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर 2πi इंटीग्रल ऑफ c f of z ओवर z माइनस c पर रेज़ टू n प्लस 1 dz। अब यहाँ पे f पर रेज़ टू n a क्या है? a मतलब कोई भी आपके पास वैल्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 0 वैल्यू के लिए कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, 0 वैल्यू के लिए, 1 वैल्यू के लिए, 2 वैल्यू के लिए कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे a के लिए जनरल, ये बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप लिमिट्स लेते हैं या आप डेरिवेटिव्स लेते हैं। तो कोई वैल्यू आपको गिवन होती है तो आप पहले उसको फंक्शन में पुट करते हैं और देन फिर आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं। एंड यहाँ पे डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा तो 1 आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव होगा तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगेन n की वैल्यू n फैक्टोरियल, जो भी हमें डेरिवेटिव लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे n की वैल्यू भी वेरी करेगी। ओवर 2πi जो है बेसिकली यहाँ पे रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इसका दरमियानी रेडियस है वो 2π आयोटा या i आप लेंगे, इन दोनों लूप्स का दरमियानी रेडियस। f ऑफ z वो फंक्शन है जो इस रीजन के अंदर होल्ड करता है, लाई कर रहा है। z यहाँ पे ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है यानी कॉम्प्लेक्स पॉइंट है और उसी के रिस्पेक्ट वो हमारे पास फंक्शन। अगेन उसी में से जब हम a की वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यू को जो कि यहाँ पे पॉइंट है, उसको हम माइनस करते हैं, पर रेज़ टू n प्लस 1 करते हैं, जो कि n की वैल्यू में 1 ऐड करेंगे और dz ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशन होगा। अब इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि हम इस फार्मूला से बाकी वैल्यूज़ कैसे, ये तो हो गया जनरल एक्सप्रेशन, हमें बाकी जो है वो वैल्यूज़ अगर निकालनी हो तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम n की वैल्यू को वेरी करवा सकते हैं। n की वैल्यू को कैसे वेरी करवा सकते हैं, हम सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू नेगेटिव वैल्यू उसको निकाल कर 0 1 2 3 इससे हम स्टार्ट करेंगे। नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए होल्ड नहीं करेगा, उसके लिए रिजल्ट्स आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आएंगे। तो आप जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट कर लें और 0 से फिर आप फर्दर वैल्यूज़ की तरफ मूव करते जाएं तो आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे इसी काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला के थ्रू। कैसे मैंने इसी फार्मूला को रीराइट किया है, ये जो इधर वाला फंक्शन था इसको अब मैंने इधर ही रहने दिया है, जो इस वाला पार्ट है इसको मैंने इसके साथ शिफ्ट कर लिया है। 2πi जो है आयोटा जो है वो डिवाइड हो रहा है, इसको उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करवा दिया और n फैक्टोरियल इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको उधर जाकर डिवाइड कर देंगे। तो ये इधर से आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड मैंने इधर राइट में लिख लिया और जो ये वाला पार्ट था मैंने इधर लेफ़्ट में लिख लिया। ये मैंने अपने आसानी के लिए लिखा, आप चाहें तो ना भी लिखें, जैसे आपको ईजी लगता है वैसे इसको राइट कर लें। अब जब हम n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी n है वो रिप्लेस हो जाएगा 0 के साथ। तो यहाँ पे n है, इधर आ जाएगा 0, यहाँ पे n है, इधर आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल, यहाँ पे n है तो इधर भी आ जाएगा 0। अब हम जानते हैं बाय मैथ प्रॉपर्टी के 0 का फैक्टोरियल क्या होता है। 0 का फैक्टोरियल हमारे पास इक्वल टू होता है 1 के ही।
ये मैथ की प्रॉपर्टी है 0 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 1। तो इस तरह से जो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल है उसको मैंने नेक्स्ट टर्म में राइट कर दिया है 1 के इक्वल। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 में 1 ऐड करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा, 1 आ जाएगा इधर। इसका मतलब है फंक्शन का 0 डेरिवेटिव। ये आप जो है राइट ना भी करें तो वो भी गलत नहीं होगा। किसी भी फंक्शन की पार 0 हो तो उसका मतलब होता है इक्वल टू 1। और यहाँ से ये भी 1 राइट ना करें तो उसका मतलब यही है कि आपके पास जब 0 वैल्यू के लिए इस फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू आएगी 2πi। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं n इक्वल टू 2 की, तो क्या होगा, हम उसी फार्मूला में n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा। इधर आपके पास 2π आयोटा और इधर फर्स्ट जो है n की जगह पे फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा और 1 का फैक्टोरियल ऑल्सो इक्वल टू 1। 1 का फैक्टोरियल भी इक्वल टू 1 ही होता है, तो इसलिए फिर ये आपके पास इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे 1 आप राइट करके तो बेशक इस वाले टर्म को फिर राइट ना करें, 2π आयोटा को एज इट इज़ राइट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जब n2 की को हम पुट करते हैं इसी फार्मूला में तो फिर 1 + 2 3 इधर हो जाएगा, बाकी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी। इधर 2 का फैक्टोरियल, इधर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। अब 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 के ही इक्वल होता है, तो ये इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ऊपर वाली टर्म के साथ। ऊपर भी हमारे पास 2 है तो ये 2 इस 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास सिंपल रह जाएगा पाई और आयोटा और साथ में फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन करके। उसके बाद मैंने सो ऑन कर दिया कि आप n3 की वैल्यू, n4 की वैल्यू और मल्टीपल वैल्यूज़ को वेरी करवा सकते हैं इसी काशी इंटीग्रल फार्मूला के अंदर। और जनरली ये जो फार्मूला इसी तरह से फिर अगेन आ जाएगा जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी। तो अब यहाँ से शो क्या होता है, इट शोज दैट इफ़ अ फंक्शन f of z is known on the simple closed curve C, then the values of the function and all its derivative can be found at all points inside C। अगर कोई फंक्शन किसी सिंपल क्लोज्ड कर्व के लिए या मल्टीपल कनेक्टेड क्लोज्ड कर्व के लिए इनसाइड होल्ड करता है तो वो उसकी बाउंड्री की तमाम वैल्यूज़ के लिए भी होल्ड करेगा। बाउंड्री की तमाम वैल्यूज़ या तमाम डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, ये आप देख सकते हैं कि n1 n2 n3 वो डिफरेंट मल्टीपल पॉइंट्स हैं, तो आप इसको कह सकते हैं कि वो उन वैल्यूज़ के लिए भी होल्ड करता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई मसला हो तो आप मेरे से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।